इस अखंड भारत गौरव महोत्सव में भारत गौरव सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज ये मंच गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। जब मणिकांत सर को आमंत्रित करने के लिए हमने कोशिश की तो इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में बिल्कुल कहा कि हम बड़े बड़े शहरों में तो जाते ही हैं, लेकिन हम ऐसे ग्रामीण अंचल में जाने का मौका नहीं मिला। तो पहले तो मैं बहुत शुभकामना देना चाहूंगा मौर्य बंधुत्व क्लब को और इनके बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता को। अभी हमने मौर्य बंधुत्व क्लब का जो प्रयास देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा प्रयास संभव है और कुछ लोग हैं जो गांव के स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं। मेरा पहला अनुभव, इससे पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इतना प्रयास कर रहे होंगे। हम उन सभी को सम्मान अर्पित करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने प्रयास से इतना बड़ा उद्योग कर रहे हैं। हम अपने बाकी अतिथियों को, जो साकेत कुशवाहा सर हैं, अनुज सर हैं, अभी जावेद अफसर हो गए, मेरे स्टूडेंट थे, बात दूसरी है। मुझे यहाँ आने का सबसे एक सुखद अनुभव यह भी हुआ, मैं आपको बताऊं कि जब सुल्तानपुर के बारे में कहा गया तो शुरू में मैं थोड़ा सोचा कि भाई सुल्तानपुर में कौन लोग सुनेंगे और हमें किन से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। ये मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं आता तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाता। सबसे पहले तो मैं आप लोग की मेहमानबाजी का बहुत कदरदान हूँ। इतना सम्मान और जितना आप लोगों ने आत्मीयता दिखाई है शायद मैं नहीं भूल पाऊंगा। और दूसरी बात कि मैं स्टूडेंट्स महाकुंभ में बच्चे बच्चियों से कहना चाहूंगा जो अभी जागृत मस्तिष्क नहीं है, जिनको जागृत होना है। मैं भी तुम्हारी उम्र में था, इसी तरह खेलता होता और आज मैं सोचता हूं कि शायद मैं एक जन्म और पैदा लूं तो अब की बार समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी अपनी कक्षा 10 तक खेल में गुजार दी। 11वीं कक्षा से पढ़ना शुरू किया तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर पहली दूसरी कक्षा से पढ़ना शुरू करता तो शायद मैं और भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाता। इसलिए मैं अपने खासकर बच्चों से कहना चाहूंगा कि अभी आपके लिए बड़ा ही गोल्डन टाइम, थोड़ा कॉन्शसनेस आपको आ जाए। और ये लोग जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं ये आपके कॉन्शसनेस के लिए, और मैं इन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि खास के स्टूडेंट्स बच्चों को जुटाइए। वी नीड द पैराडाइम शिफ्टिंग इन इंडिया। हमें सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना है, हमें पढ़ाई का पूरा तरीका बदलना है। मतलब एक एक बच्चे को थिंकिंग क्रिएचर बनाना, ऐसा हम लोग मोटो लेकर चलें तो फिर हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल सुधर जाएगी। मैं तो आपको सिविल सर्विस और पीसीएस के बारे में अपना अनुभव बांटूंगा। मैंने जो अनुभव किया है, अभी जो मुझे समस्या आती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, कि जब जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं और कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो घर से मिट्टी लेकर और माँ से दही और मिठाई खाकर चलते हैं कि मैं क्वालिफाई करता हूँ। वो दही मिठाई खा लेती है, माता जी खिला देते हैं, पिताजी पैसे दे देते हैं, और अब वो हमारे पास आते हैं मानो हमारे पास कोई जादुई छड़ी हो और हम 3 बार घुमाएं तो आईएएस बन जाएंगे। और जब मैं उनको टटोलता हूं तो पता चलता है कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग आती ही नहीं। मैं सर पकड़ लेता हूं कि मैं इनको कैसे भव सागर पार करवाता हूं। अगर नहीं करवाता हूं तो बदनामी होगी, फीस भी, और क्वालिफाई नहीं करवाया। और क्वालिफाई किसको करवाओ? मिट्टी हो तो मूर्ति बनेगी, मिट्टी ही नहीं तो कैसे होगा? ये जो आप देखते हैं इंडिया के 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग अपियर होते हैं, 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। कठोर कंपटीशन। लेकिन ये गांव में जो प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, इन्हीं प्रतिभाओं से निकलकर बनते हैं। मैं आपको बताऊं, इन्हीं प्रतिभाओं से, आप में से। और ये मेरा अपना अनुभव है। जब 92 में पहली बार हिंदी माध्यम का स्टूडेंट, एक पटना का मिस्टर प्रमोद कुमार, जब क्वालिफाई हुआ था तो प्रतियोगिता दर्पण वाले जो मैगजीन वाले, वो अपना अनुभव हमें बताया कि मुझे जब इंटरव्यू उनसे लेना था तो मैं डर रहा था कि ऐसा ना हो कि फेक इंटरव्यू नहीं कर। 92 में केवल एक 20th पोजीशन पर हिंदी माध्यम का स्टूडेंट आया था, और 2002 में मेरा ही 2
5th और 10th रैंक पर हिंदी माध्यम का है। एक अजय कुमार मिश्रा जो यही सीनियर IPS होंगे यूपी कैडर में, और एक लोकेश कुमार सिंह बिहार कैडर में IAS होने। अजय कुमार मिश्रा ने IPS ऑप्ट किया ऑल इंडिया 5th रैंक के बावजूद भी, क्योंकि उनका फैसिनेशन IPS है। और उसी वर्ष 8वें रैंक पर हिंदी माध्यम का, वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, फिलोसफी का कोई स्टूडेंट था, वो कमल किशोर करके नाम था, तो 2002 के लिए 3 रैंक में आए और तीनों ग्रामीण प्रदेश से थे। 5th रैंक, 8th रैंक और 10th। अनबिलीवेबल, मैं आपको बताता हूं, आप ही में से थे, और मैं आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते देखा। लेकिन मैं सही मायने में अभिभावकों को और शिक्षकों के को मैं अपील करूंगा, क्योंकि बच्चे अभी समझ नहीं पाएंगे इस बात को। इनके लिए तो बहुत अभी खेलने की उम्र है, तो बहुत छोटे हैं कि मैं उनको अपना अनुभव बांट सकूं, अभी उसके लिए थोड़ा सा उम्र इनकी कम है। लेकिन मैं मुख्य रूप से टीचर्स को और गार्जियंस को अपील करूंगा कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग सीखेंगे। बेसिक रीडिंग और राइटिंग सीख लेंगे तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, IAS IPS बन जाएंगे। और उसके लिए जानते क्या होता है, बाद में मैंने महसूस किया, मैंने खुद कहा कि मैंने क्लास 10 तक खुद ही खेलने कूदने में विश्वास करता था। जैसे हमें जब वहाँ कोई भी चीज़ लिखना होता है तो 200 वर्ड्स में लिखना होता है, 1000 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स में नहीं लिखना होता है। तब पता चलता है जो गुरु जी जो छड़ी मार मार के प्रेसी राइटिंग सिखाते थे स्कूल में, उसको हमने नेग्लेक्ट किया। परिणाम हुआ कि प्रिसाइज राइटिंग नहीं कर पा रहे। कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड टेस्ट का एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों को पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, हम नहीं पढ़ते हैं। और वहीं पर जाके बच्चे फिर कोचिंग करते हैं, और उस उम्र में फिर दोबारा कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, दोबारा प्रेसी राइटिंग सीखते हैं, दोबारा ऐसे राइटिंग सीखते हैं, और ये सारे कुछ हमारे स्कूल कॉलेज में कराए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो यहाँ पढ़ाई करते हैं तो हम लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ते हैं, सूचना आधारित। पढ़ाई का मतलब क्या है? डेटा, आंकड़ा। पता नहीं सोशल साइंस इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए तो कोई होता है, आप समझ सकते हो, कोई जब निर्धन आदमी जब अमीर होता है या अमीर होने के कगार पर होता है या कोई, तो सबसे पहले वो खाने पर बल देता है कि हमें भोजन मिलेगा तभी कुछ बात हो पाएगी। उसी प्रकार से जब हम लोग आजाद हुए तो सबसे पहला ये माना गया कि इंडिया पिछड़ा हुआ है, साइंस टेक में हमें जो कुछ करना है हम कर सकते हैं। तो उन्होंने साइंस और टेक पर बल दिया, तो कम से कम इतना किया कि IIT जैसी संस्था इंडिया में बना दी, जिसने इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया। IIT जैसी संस्था, लेकिन पता नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री हुए, सोशल साइंस पढ़ने की इंडिया में कल्चर ही डेवलप नहीं हुई, और हमारा सोशल साइंस पढ़ने का तरीका ही गलत है। सोशल साइंस को आपको धीरे धीरे उसको आंकड़े से लाना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग पर। स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग डेवलप को इस तरह की पढ़ाई डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को पैसे पढ़ा के पूछना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल आइडिया बताओ, इसमें क्या क्या मूल बिंदु है वो बताओ, आप हमें समझाओ कि इसमें क्या मूल बिंदु है। बच्चे क्या करते हैं, उसमें आंकड़े पढ़ लेते हैं, इतनी ईस्वी में पानीपत का बैटल हुआ, इतनी ईस्वी में ये हुआ। आप उनसे ये पढ़वाइए कि चलिए भाई, जब भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ तो क्या चेंज आएगा। वो चेंज नहीं समझते, वो समझते हैं पानीपत का बैटल कब कितनी ईस्वी में हुआ, वही उनके लिए पढ़ाई। सोशल इश्यूज पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं को कब अधिकार मिला, महिलाओं के लिए जैसे हिंदू कोड बिल कब आया, उसके डेटा को ही आंकड़ा बनाते हैं। लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन आया जब आज़ादी के बाद महिलाओं को पहली बार राइट मिला। इससे हमारा सोशल चेंज क्या हुआ, कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जिसको आप कहते हो बेसिक एप्टीट्यूड हमारा डेवलप नहीं कर पाता है। सोशल साइंस में तो बिल्कुल बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए मैं इस मंच से अभी फिलहाल बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको IAS और PCS की चीज और सिलेबस बताना बेकार है, अभी उनकी उम्र उस लायक नहीं हुई है। मैं केवल गार्जियन को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसको उसका विषय पढ़वाइए, टीचर उनको लिखना और पढ़ना यहाँ से सिखाए, यही बच्चे आगे जाएंगे, चाहे वो प्रोफेसर बने या IAS बने, BPS में किसी PCS के अधिकारी बने। लेकिन उनका उपयोग तभी होगा उनके ज्ञान का जब वो स्कूल में अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। और यह दायित्व मुझे लगता है कि शिक्षक का, अभिभावक तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद उस टेक्निकलिटीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो टीचर्स हैं वो टेक्निकलिटीज को जरूर समझेंगे और उनको उसी मुताबिक उसको चेंज करने का और कोशिश करें।
क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं होगी आगे शिक्षा डेवलप नहीं करेंगे। और शिक्षा में हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए सिर्फ ऐसा कि हम आंकड़ों को पढ़ें, तथ्यों को पढ़ें, घटनाओं को पढ़ें, बल्कि हम परिवर्तन को पढ़ें, हम बदलाव को जानें। अधिकांश आज आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं जो 1990s में पैदा हुए या 2000 ईस्वी में पैदा हुए या 1990 में। लेकिन आपको पता है कि 1990 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए और वो 1990 का दशक हमारे लिए कितना बड़ा बदलाव का दशक है। 1990 के दशक में 3 M आया, मंदिर, मंडल और मार्केट। और जो इंडिया को 1990 के दशक के बाद देखा, हमें इंडिया याद है 1970 के दशक से। हम जो बदलाव देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो 1970 के दशक में जो गांव का पंचायत देखा होगा, कम्युनिटी लाइफ देखा होगा। पहले हम लोग याद है महाभारत और रामायण की जो कहानी थी, हम लोगों ने नानी और दादा से सुना था। पता नहीं आपको तो बहुत लोगों ने सुना होगा। आज के बच्चे सीरियल में देख पाते हैं तो देख पाते हैं, नहीं तो पूछते हैं कुंती कौन थी, द्रौपदी कौन थी। और हम लोगों ने ये कहानी कहां सुनी हुई? दादा और नानी से सुनी हुई। क्यों? हम लोग का कम्युनिकेशन होता था। सुबह सुबह नानी कहानी सुनाती थी, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी से, उस कम्युनिटी लाइफ को जिए हुए। जो सोसाइटी में थे तो अमुक चाचा हैं, प्रणाम करते थे, सुबह मुलाकात हुई। ये बदलाव कहां से आया? ये बदलाव आया सूचना प्रौद्योगिकी से। 1990 में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आया, वो घर घर मोबाइल फोन आ गया। बहुत सस्ती इंडिया टेलीफोन का वो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करने लगा। स्मार्टफोन पर आप देखते हो, जैसे दादाजी भी अब फेसबुक पर मिलते हैं और कई बार तो पोते थोड़ा लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी ऐसे फोटो लाइक कर देते हैं कि पोते उम्मीद नहीं करते कि दादाजी इसको लाइक करते हैं। लेकिन एक ही दोनों फेसबुक पर पार्टनर है, इसलिए दादाजी किस फोटो को लाइक करते हो पोते को भी पता चल जाता है। तो मतलब यह कि दादाजी की मजबूरी है कि वो कहां जाए, फेसबुक पर चले गए, पोते भी फेसबुक पर चले गए। इतना बड़ा बदलाव 1990 के दशक में आया। मुझे याद है जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो पहली बार इंडिया में एक रेवोल्यूशन आया, और फिर उसी समय अयोध्या का मामला आ गया। उसी समय 1991 में ये नरसिम्हा राव की सरकार ने मार्केट खोल दिया। मार्केट खोल दिया तो आर्थिक उदारीकरण का दौर आ गया, और 1991 में पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ इंटरनेट का, और 95 के बाद धीरे धीरे फंक्शनिंग होना शुरू हुआ। 2000 में इंटरनेट का इम्पैक्ट पड़ने लगा, 2000 ईस्वी में मंडलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ने लगा, 2000 के बाद आपको मंदिर का इम्पैक्ट पड़ने लगा, और धीरे धीरे राइटिस्ट नेशनलिज्म इंडिया में ग्रोथ करने लगा। सब कुछ बदल गया। अब जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो लगता है दुनिया कितनी बदल गई। यह बदलाव सोशल साइंस है। सोशल साइंस घटना नहीं है, सोशल साइंस ईस्वी नहीं। ये बदलाव को पकड़ना सोशल साइंस है। और सही शिक्षक वो है जो बदलाव बच्चों को सिखाए। तुम्हारा समाज कैसे बदला, तुम्हारा देश कैसे बदला, दुनिया कैसे बदली। अब बताइए कितने लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या थी दुनिया? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया बनी, 1990 तक चली, शीत युद्ध। 1990 में सूचना प्रौद्योगिकी आई। उधर क्या हुआ? सोवियत रसिया का विघटन हो गया, समाजवादी देशों में परिवर्तन आ गया। उधर दुनिया बदल रही थी, इधर भारत बदल। तो अभी आप लोग पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते होंगे। अब यही शिक्षक को, एक सही शिक्षक उसको ये बताएगा कि ये समस्या की शुरुआत कहां से, और वहां से लेके आज हम आए तो कहां से चल कर यहाँ आए। तो मैं सारे शिक्षकों को, मैं बच्चों को क्या अपील करूं, तो अभी अबोध हैं, वो तो नहीं समझ पाएंगे। इन शिक्षकों से अपील करूंगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इस बदलाव को सिखा दीजिए, इस बदलाव को समझा दीजिए। वो आईएएस भी बन सकता है, पीसीएस भी बन सकता है, आईआईटीएन भी बन सकता है, अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा करिए, उसको सोचने वाला प्राणी बनाइए, वो सोचिए, इसको समझिए और सही शिक्षा से उसकी मुलाकात करवाइए। और इसके लिए मुझे लगता है कि हर स्टेज पर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बस मैं यही कहूँगा, मैंने सिविल सर्विसेज में बस इतना ही किया कि बच्चों को आंकड़ों से सोचने वाला प्राणी बनाने का प्रयास किया। जावेद इसका साक्षी जो आपके सामने बैठा हुआ, संयोग से मुझे बड़ी खुशी है। अभी जो आपने पहले हमारे अभी मतलब ये पीसीएस में एक अच्छा पोजीशन में है और अपने बूते से कॉलेज खड़ा है, अपने बूते से, मतलब इतनी मेहनती। और ये मुझे आज सौभाग्य ऐसा मिला कि आमने सामने हमारे ऑनलाइन का स्टूडेंट, हम नाम से जानते थे लेकिन पहली बार फेस रूबरू आज हुआ।
मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी नाचीज नहीं हूँ, कुछ हूँ, कि ऐसे दूर दराज की प्रतिभाओं को कुछ काम आ जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखती हूँ और आप जैसे लोगों को देखती हूँ, तो आई फील लाइक कि आई ऑल्सो डिजर्व दैट प्लेस। और मुझे वो अपनी फैमिली के लिए करना है। फैमिली के अलावा मैं जिस विलेज में रहती हूँ सर, वहाँ पे बहुत सारी अनअवेयरनेस है लोगों के बीच में। तो आई वॉन्ट टू डू फॉर माई कम्युनिटी, फॉर माई कंट्री। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ। लाइक तैयारी तो हर व्यक्ति करता है, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है मेहनत साबुत नहीं करते हैं। कुछ बात होती है, अभी रिसेंटली मैंने 10th पास आउट कर, मैंने ये फील किया कि मेहनत तो मेरी सही थी, लेकिन मेरा डायरेक्शन नहीं सही था, मेरा गाइडेंस नहीं सही था। तो सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कैसे? देखो बेटे, सबसे पहली बात, जिस कक्षा में तुम पढ़ रही हो, ये बहुत सबसे तो इतने आपने जिस तरह से हमसे कम्युनिकेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आज मैं स्टेज पर बात कर रहा हूँ, तो ये फोबिया दूर करने में मुझे बड़ा वक्त लगा था, लेकिन तुमने जिस तरह से सभा में कम्युनिकेट किया, दैट इज क्वाइट प्रेजवर्दी। आपका आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या सोच रहे हो आप? सर आगे ग्रेजुएशन के साथ मुझे सीएससी की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएशन साइंस से करनी है, ह्यूमैनिटी से करनी है, या आपने डिसाइड किया है? सर अभी तो नहीं, बस यही सब आप लोगों से जानना है कि किस तरीके नहीं, देखिए, सब्जेक्ट तो जो आपको अच्छा लगता है, लोग साइंस से भी देते हैं, सोशल साइंस से भी देते हैं, आपके पास दोनों चॉइस क्लियर है। लेकिन जो साइंस वाले में ये है, फिजिक्स और मैथ वाला एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसके लिए थोड़ा सा, जो आईआईटी वाले बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनसे कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। तो आपको उसके लिए पहले कोशिश करके उसको पहले क्वालिफाई करके दोबारा इसमें आना पड़ेगा, तब आप अपने पेपर के साथ उतर सकते हो। अगर आप चाहोगे कॉलेज एजुकेशन से फिजिक्स मैथ से करना, तो मुश्किल इसलिए हुई, कॉलेज एजुकेशन में इतना पुख्ता कोई कॉलेज नहीं है। आईआईटी ही आपको उस लायक बना सकता है, कॉलेज नहीं बना सकता। तो फिजिक्स मैथ को आप आईएएस को ऑप्शन में रख सकते हो। तब आपके पास विकल्प होगा सोशल साइंस। जो आपने साइंस पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड बनने के यही समय है। जैसे सीसेट का पेपर होता है, उसमें आपको पूरा एक काम आएगा। प्लस आप जब वहाँ एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, तो उसमें साइंस वाले जो लोग होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ टैक्सिज्म आ जाता है। हम वैसे भी, मेरी भी बेटी है, तो मैंने उसको भी आईएएस की ही फील्ड में लाना था, तो मैंने उसको पहले क्लास 12 तक करवाया, साइंस और मैथमेटिक्स भी करवाया। क्योंकि मैथमेटिक्स भी करने से थोड़ी सी आप कह सकते हो कि मेंटल एक्टिविटी थोड़ा फास्टेन होता है, तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड के लिए बढ़िया होता है। उसके बाद आप सोशल साइंस में आ सकते हो, और सोशल साइंस में मनचाहा कोई विषय आपको जो अच्छा लगे उसको कर लो। लेकिन सोशल साइंस पढ़ने की विधि आपको यूनिवर्सिटी में सिखाते नहीं। उसको मैंने जो आपको बताया ना, ये बेसिकली हम एक मुहिम चलाने वाले हैं, टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, जिसमें मैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई कराने वाला हूँ। ये हम मिशन चलाने वाले हैं, क्योंकि सोशल साइंस गलत पढ़ाया जा रहा है, तरीका ये है नहीं, बच्चों के दिमाग में फैक्ट्स बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, फिर इंसानी दिमाग क्यों रहेगा? लोग कहते हैं एआई से बेरोजगारी आ जाएगी। एआई हमारे जैसे सोच के दिखा दे, हम कभी नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि हम थिंकिंग क्रिएचर। एआई डेटा इनपुट करेगा, या 5 डेटा लेके तब वो फिट करके उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालेगा। ह्यूमन माइंड से ज्यादा कैपेबल नहीं होता है। ये मीडियम से रिलेटेड जो सक्सेस रेशियो है, क्या इस मीडियम वाले ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, या ज़्यादा प्रभावी लेखन होता है, ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ये भी थे या नहीं? यही मेरा बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको इसका जवाब दूंगा। लेकिन जो नई पीढ़ी वाले हैं उनको ये ख्यालात नहीं है, इनका ख्यालात बदल चुका है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ। 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे हैं जिनको राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता है, फिर भी वो अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते। जो अंग्रेजी में जो एक एलिटनेस है, एक कुलीनता है, उस सम्मान से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो प्लीज डू इन हिंदी। आप उसके लिए मीडियम की चिंता बिल्कुल ना करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल स्टडी पढ़ना, खासतौर पर हिस्ट्री मेरा फेवरेट है। क्या होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज लेना सही रहेगा? लोग कहते हैं कि अगर आप साइंस नहीं चूज कर रहे हैं तो आपके पास कैरियर लिमिट हो जाता है, सीमित हो जाता है, आपके पास कैरियर के ऑप्शन नहीं रहते। तो क्या ये बात सही है और यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज लेना जरूरी है? ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रूथ का पता होता है कि कुछ ना कुछ फार्मूला बता देता है कि मैथ को कैसे एंजॉय किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जीवन में मुझे 2 बात का विश्वास रहेगा। मैथ मेरा बहुत, मैं मैथ से डरता हूँ। इसलिए क्या कि मैथ का सही टीचर नहीं मिला मुझे। सही टीचर मिल जाता है तो सारा विषय आसान है। वो दुनिया के पहले रैशनल थिंकर में जाने जाते हैं, रैशनल थिंकर। क्यों?
क्योंकि बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आत्मा और परमात्मा को नहीं माना। इन्होंने कहा ना आत्मा है ना परमात्मा, और फिर पुनर्जन्म को माना। तो पुनर्जन्म, अब आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या जाता है। भागवत गीता कहती है जब मनुष्य अपने पुराने कपड़े को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म। तो बुद्ध ने कहा कि जिस तरह दुख का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण कर्म फल रूपी चक्र है। दुख, उन्होंने कहा दुख जन्म के कारण होता है और जन्म कर्म के कारण होता है। तो कार्य कारण परंपरा वहीं से निकली, तर्कवाद, राष्ट्रवाद। चलिए, और दूसरी चीज कि बुद्धा ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। हिंदुस्तान के लिए इससे बढ़िया थिंकर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की अधिकांश समस्या कास्ट सिस्टम में है, बुद्धा ने कास्ट सिस्टम को डिनाई कर दिया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में फिर एक बार बुद्धिज्म को इन्वोक किया। इसकी वजह यही थी क्योंकि उनको बुद्ध से ही प्रेरणा मिल रही थी कि भाई बुद्ध ही भारत की समस्या का समाधान ला सकते हैं, कास्ट सिस्टम का समाधान ला सकते हैं। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। माय नेम सिमरन मौर्य। ओके। मैंने आपकी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। अरे वाह, वेरी गुड। और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अभी तक मैंने आपको लाइव देखा था, लेकिन अच्छा। प्रेजेंट टाइम आज मुझे आपसे सामने से बात करने को चलो, मिली। मुझे बहुत खुशी है, मुझे कि जावेद जैसे और भी लोग हैं। थैंक मुझे यू। हिस्ट्री बहुत टफ लगती थी, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मुझे पता लगा हिस्ट्री है क्या, और उसके बाद आप हिस्ट्री से नहीं और भी सब्जेक्टों से बहुत मतलब पढ़ने में मुझे दिक्कतें जो हो रही थी सारी क्लियर हो चुकी। थैंक यू। सबसे तो मुझे सुल्तानपुर में आज एक्सपीरियंस हुआ, अभी दोनों बच्चे से बात हुई, इससे बात हुई, मैंने ऐसे टैलेंट यहाँ भरे पड़े। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने अब की बार ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ आपकी। अच्छा अच्छा। और मेरा कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा डाउट आपसे शुरू की क्लासें लेते हुए पूरी क्लियर हो चुकी था। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप जैसे टीचरों का से पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सर। नहीं, बिल्कुल, हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमसे भी जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ने का तरीका बदलना है। बस पढ़ने का तरीका बदलिए। अब उस बच्ची से बात हुई, इनसे बात हुई, इतने टैलेंटेड लोग हैं, मतलब बात करने के अंदाज से गांव में ऐसे होते थे। हम लोगों को तो गांव में एक्सपीरियंस नहीं था, पहले गांव का एक्सपीरियंस है। क्या अनुभव सर आप लोग और जावेद तुम लोग का क्या अनुभव? अभी बातचीत करने के अंदाज से लगा कि अगर इन लोगों को पढ़ाया जाए। एक स्टूडेंट आपकी और है। सर जी नमस्ते, मेरा नाम रेखा शर्मा है। अच्छा, और मैं रेखा। सुल्तानपुर की निवासी हूँ। ओके। और मुझे बहुत खुशी है कि आपसे एकदम साक्षात सामने अच्छा, मैं खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ सर। सर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ और मैं वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो अब क्लियर है ना, सोच कुछ हाँ सर। डायरेक्शन, पढ़ने का डायरेक्शन चेंज हुआ। सर आप जो मोटिवेट करते हैं उसी से सब कुछ हो जाता है सर। चलिए। और 2025 मेरा टारगेट है। अच्छा चलिए। अभी सर तैयारी चल रही। सर मुझे एक चीज़ ये पूछना था कि सर टाइम को लेके मैं बहुत मतलब मुझे स्कूल भी देखना पड़ता है और हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। सर टाइम कैसे मतलब मैनेज टाइम करें? के बारे में ये मत सोचो। एक टाइम जो होती है वो टाइम एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है। जी सर। आप 1 आवर में इतना प्रोडक्शन कर सकते हो जब अगर आप ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करोगे। 1 आवर में आपका प्रोडक्शन वैसा होगा जैसे 3 आवर्स में नहीं होगा। और खास कर सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती होगी। सर संडे को भी कभी कभी बुला लिया जाता अच्छा, है। संडे बुला लिया, कोई बात नहीं। आप एक टाइम ईयरमार्क कर लीजिए। घर वाले का थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए उसमें, वो तो है। जी सर। हाँ तो सर। उसमें टाइम उसी से स्पेयर हो गए। थोड़ा नहीं हो तो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। टाइम का थोड़ा सर कम आधा समय तो स्कूल में चला जाता है, उसके बाद जो समय बचता है खाने पीने के बाद चलिए उतना उसी पढ़ाई में ही लगाते उसी में हैं सर। सिलेक्शन हो जाएगा। जी उसी में सर। अपने आप को एडजस्ट करिए। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। तो आप लोगों का बहुत करते हैं, बहुत हमारे और कलीग्स वेट कर रहे हैं। अब आज मैं चलना चाहूँगा। आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मौर्य बंधुत्व क्लब के एक आह्वान पर आप सुल्तानपुर की धरती पर आए तो एक बार खड़े होकर के हम सब आपका सम्मान करेंगे जोरदार तालियों के साथ।